आपको जो टाइम मिलेगा उसमें फिर आप कवर कर लोगे उसको, ठीक है, और असाइनमेंट सॉल्व कर लोगे। मैं इस वजह से बोल रही थी ट्यूसडे को मेरे को बेनिफिट नहीं लग रहा, या अगर नेक्स्ट वीक करेंगे फिर हम फ्राइडे को कर लेंगे नेक्स्ट वीक। ठीक है, आज ही कर लें फिर, ठीक है। बिकॉज ट्यूसडे का तो मुझे नहीं बेनिफिट लग रहा, क्योंकि वो तो आपका ऐसा बिल्कुल फ्रेश, आप मैं दोबारा आओगे ना यहाँ पे, हमको ब्रेक मिल जाएगा आपको इनऑर्गेनिक से, तो उस दिन तो आप नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो, नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पिछले वाले की रिवीजन हो, तो अगर देख लो, अगर नेक्स्ट वीक में फ्राइडे भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, आज ही कर ले। But it will be a two-way conversation, okay? I am going to ask you, तो आपको रिस्पॉन्ड करना है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज ऐसा ना हो वो चीजें आपको आती है और वो मैं चीज बोल रही हूँ तो फिर इट विल बी लाइक यू नो टाइम वेस्टेज। तो जो चीज आपको नहीं याद वो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी, पर जो चीजें आपको आती हैं वो हम जल्दी कवर करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी फॉर द न्यू स्टूडेंट्स। आई विल एक्सप्लेन इट बट थोड़ा सा क्विकली, ओके? तो सबसे पहले तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में, हाँ, तो सबसे पहले ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, और एक बेसिक डेफिनेशन क्या हो सकती है ऑर्गेनोमेटालिक्स की, किस वजह से हम इनको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बोलते हैं, किस वजह से बोलते हैं? कार्बन का और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ऑर्गेनोमेटालिक्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक पार्ट कम्स फ्रॉम द वर्ड कार्बन एंड मेटालिक पार्ट कम्स फ्रॉम द वर्ड मेटल। तो जिसमें भी कार्बन का मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना होगा उस कॉम्प्लेक्स को हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलेंगे। फटाफट से कोई भी एग्जांपल दो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का। हाँ, FeCO5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज आयरन पेंटाकार्बोनिल। तो इसमें हमारे पास क्या होगा? डायरेक्ट बॉन्ड प्रेजेंट होगा आयरन और कार्बन के बीच में। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें मेटल और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं, मैंने आपको पहले बोला था कि फ्राइडे को हमारे पास हमारी OMC की एक रिवीजन क्लास होगी, तो इसीलिए हम स्टार्टिंग से एक बार हल्का सा रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है? आयरन और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? ये लो स्पिन है ना। जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, आप भी बोल सकते हो, ठीक है? जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हाई स्पिन भी हो सकते हैं और वो लो स्पिन भी हो सकते हैं, पर जो ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, हमेशा ये कैसे बनते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। फिर हमने पढ़ी थी इनकी क्लासिफिकेशन की ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को हम कितने क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। किसके ऊपर क्लासिफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? किस बेसिस पे क्लासिफाई करोगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को? बताओ जल्दी। मेटल कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? अगर मेटल हमारा मेन ग्रुप से बिलोंग करेगा तो उसको हम बोलेंगे मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अगर मेटल हमारा डी ब्लॉक को बिलोंग करता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स या ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। और अगर वो एफ ब्लॉक को बिलोंग करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लैंथेनॉइड या एक्टिनॉइड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है? या एफ ब्लॉक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब जल्दी से इनकी एक एग्जांपल, मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में कौन आएगा? मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में कैकोडाइल ऑक्साइड की एग्जांपल याद है, जिसमें मैंने बताया था कैकोडाइल ऑक्साइड इज द फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑफ द मेन ग्रुप टू बी डिस्कवर्ड। कौन सा मेटल प्रेजेंट था कैकोडाइल ऑक्साइड में? आर्सेनिक। कैसा था उसका स्ट्रक्चर? आपके पास आर्सेनिक ऑक्सीजन आर्सेनिक बॉन्ड था और उसके साथ CH3 ग्रुप्स अटैच थे। इसके अलावा ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट फॉर्मूला बताओ क्या होता है उसका? टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राइइथाइल एल्यूमिनियम। तो इसमें ये प्रेजेंट है, ठीक है? इसको भी हम मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में पढ़ सकते हैं। ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट का फंक्शन क्या था? पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑलिफिन्स, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स, ठीक है? मोस्टली ऑलिफिन्स के लिए यूज किया जाता है। और ये जो कैटलिस्ट है ये कौन सी कैटालिसिस करता है? होमोजेनस या हेटेरोजेनस? होमोजेनस कैटालिसिस का मतलब क्या होता है?
जिसमें आपका रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिएजेंट, कैटलिस्ट सबके सब सेम फेज में प्रेजेंट है। अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो बाकी सारे भी सॉलिड होने चाहिए। तो जितने भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं, अगर आप उनको कैटलिस्ट के तौर पे यूज कर रहे हो, जैसे विल्किंसंस कैटलिस्ट हो गया, ठीक है, ये सभी होमोजीनस कैटालिसिस करते हैं। मतलब सभी के सभी या तो जो आपका रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिएजेंट होगा सब सॉलिड होंगे या सब लिक्विड, तो दैट इज होमोजीनस। सारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या करते हैं? होमोजीनस। पर Ziegler-Natta catalyst is the only one which carries out heterogeneous catalysis। ठीक है, तो ये याद रखना है, this carries out heterogeneous catalysis। डी ब्लॉक सब लिखाया हुआ है, सब है। डी ब्लॉक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की एग्जांपल विल्किंसंस कैटलिस्ट। क्या फॉर्मूला है इसका? रोडियम PPH3 थ्राइस देन Cl। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। आपको ना ऐसे कॉम्प्लेक्स देख के सबको याद होना चाहिए कि इस स्टेप्स पे कि बिना कैलकुलेट किए कि इसका आपके पास इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है। जो आपके पास विल्किंसंस कैटलिस्ट है, एक और था वास्कास कॉम्प्लेक्स। वास्कास कॉम्प्लेक्स क्या था? इरिडियम के साथ thrice or twice? Twice. Then CO and Cl. Both of them, they are 16 electron complexes. Where is this used? Wilkinson's catalyst for क्या फंक्शन है इसका? करो याद। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। क्या इसमें रोडियम के साथ कार्बन का बॉन्ड दिख रहा है? नहीं है, फिर भी इसको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्यों बोल रहे हैं? क्या बताया था? मैकेनिज्म में जब ये हाइड्रोजनेशन करवाता है, इसका फंक्शन क्या है? हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, है ना। तो जब ये इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएगा, किसकी? एल्कीन की। कौन? रोहोडियम का ये जो कैटलिस्ट है। तो मैकेनिज्म में एक टाइम ऐसा आता है जब रोहोडियम का इस कार्बन के साथ, इस डबल बॉन्ड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इन ट्रू सेंस इट इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्लियर है ना सबको? और उसकी लैंथेनॉइड की एग्जांपल एक ही करवाई थी, यूरानोसिन। देखो वो लेट है ना आपसे, बट उसको ज्यादा याद है, ठीक है। तो इस इट डजंट मैटर कि आप कब आ रहे हो कब नहीं आ रहे, कितना आप रिवाइज कर रहे हो, कितनी बार बार रिवीजन कर रहे हो, वो मैटर करती है, ठीक है। तो हैव मल्टीपल रिविजन्स। ओके, ये क्या है हमारे पास? यूरानोसिन। क्या स्ट्रक्चर था इसका? साइक्लोऑक्टा टेट्राइनाइड। और अगर आता है तो बताओ, ऐसे नहीं है कि बोलना नहीं है, क्लास में चुप करके बैठना है। यूरानोसिन है ना, इसमें लिगेंड कौन सा है? साइक्लोऑक्टा टेट्राइनाइड। ओके, इस लिगेंड की हैप्टिसिटी कितनी होगी यहाँ पे? हैप्टिसिटी दीपिका? कहां से आ रहा है बॉन्ड? रिंग के सेंटर से। तो सारे कार्बन अटैच होंगे। हैप्टिसिटी विल बी 8, है ना। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 8 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्मल चार्ज? वेरी गुड। फॉर्मल चार्ज? हाँ, चेक करो क्या लिखा है नोटबुक्स में। 0 है, -2 है? -2। इट इज -2। एक्सेप्शन करवाया था ये, है ना। इट इज -2, ठीक है। साइक्लोऑक्टा टेट्राइनाइड आयन Y। अगर आप इसको 0 न्यूट्रॉन, 0 चार्ज दे रहे हो, तो आप इसको ये मान के चल रहे हो कि ये ऐसा सिस्टम है, कोई चार्ज नहीं होगा तो ये सिस्टम हो गया ना। तो एंटी एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक होगा? एंटी एरोमेटिक। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसमें, है ना। तो हमने क्या किया था, कुछ एग्जांपल्स की थी ना, जिसमें एरोमेटिसिटी गेन करने के चक्कर में इसका फॉर्मल चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं रहता। -2 होगा तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा। फॉर्मल चार्ज इज -2 ओवर हियर। दिस वाज आस्क्ड इन CSIR एग्जाम। ये उसी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यूरेनियम इन यूरानोसिन। वो आप तभी निकाल सकते हो अगर आपको साइक्लोऑक्टा टेट्राइनाइड का फॉर्मल चार्ज पता है, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे इसके बाद मुझे बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्टिसिटी। व्हाट इज हैप्टिसिटी? number of ligands attached,
number of donor atoms which are attached with the metal, ठीक है। नंबर ऑफ लिगेंड कभी भी नहीं बोलना। अगर मैं पूछ रही हूँ कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो वहां पे भी नहीं बोलना कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड विद द मेटल। यू हैव टू ऑलवेज से इट इज द नंबर ऑफ donor atoms of the ligand which are attached with the metal, है ना, राइट। तो जैसे अगर हमारे पास अलाइन सिस्टम है, अलाइन सिस्टम की एग्जांपल बताई थी। अलाइन सिस्टम में अगर यहाँ पे क्या है CH2, अलाइन सिस्टम की ये कार्बन अगर मेटल के साथ बॉन्ड बना रही है, तो आकांक्षा बताओ यहाँ पे कितने लिगेंड ये है हमारे पास, ये पूरा हमारा लिगेंड है, इसको हम अलाइन लिगेंड बोल रहे हैं, ठीक है। आपका नाम आकांक्षा ना। आप मुझे ये बताओ कि इसमें मेटल के साथ कितने डोनर एटम्स अटैच्ड है, कितने एटम मेटल के साथ अटैच्ड है यहाँ। नहीं, मेटल ने किसके साथ बॉन्ड बनाया है, कार्बन, सिर्फ कार्बन, उसके अलावा कार्बन के साथ कुछ भी आपने 3 ऐसे लिया 1 2 3। मैम एक ही जो डबल बॉन्ड है इस तरफ, उस तरफ नहीं, अब मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया ना मेटल के साथ, उसको मैंने फ्री छोड़ दिया यहाँ पे। ये इसके साथ अटैच्ड नहीं है, जब अटैच्ड होगा तो हम दिखाएंगे कि ये उसके साथ अटैच्ड है, ठीक है ना। तो अब भी मेटल का बॉन्ड आपको कहाँ किसके साथ नजर आ रहा है, सिर्फ एक कार्बन के साथ। इस लिगेंड में बहुत सारे एटम्स है, ये 1 2 3 कार्बन है, उसके अलावा और यहाँ पे हाइड्रोजन्स भी प्रेजेंट है, बट नन ऑफ देम इज अटैच्ड विद मेटल, ओनली दिस पर्टिकुलर कार्बन इज अटैच्ड विद द मेटल। सो जितने डोनर एटम्स मेटल के साथ अटैच्ड होंगे उसको हम उसकी हैप्टिसिटी बोलेंगे, लिगेंड की हैप्टिसिटी बोलेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइन ईटा। तो यहाँ पे ईटा की पावर क्या आ जाएगी, जो उसकी हैप्टिसिटी है। This will be hapticity 1. Now if I connect this bond also with the metal, ठीक है, तब क्या है, अब इसका ये ना तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है कार्बन, ना ही ये डायरेक्टली कार्बन कनेक्टेड है, इसके जो हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल के पास ट्रांसफर हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन किस कार्बन का था, फर्स्ट इस कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन किसका था, सेकंड कार्बन का, और ये कार्बन इस मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है 3। तो हम कहेंगे अब तीनों के तीनों कार्बन एटम्स मेटल के साथ अटैच्ड है, इसकी हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी, इट्स हैप्टिसिटी विल बी 3, ओके, इस तरह। और ईटा 3 को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर ईटा 1 दिखाएंगे वो हमेशा ऐसे प्रेजेंट होगा, दिस इज ईटा 1। पर ईटा 3 को दिखाने के 2 मेथड्स हैं, या तो दोनों बॉन्ड्स ऐसे शो करते हैं, ठीक है, या फिर दूसरा मेथड क्या है हमारे पास कि ये जो है हमारे पास दिस फर्स्ट 3 कार्बन्स ना, हम क्या करेंगे इसमें डिलोकलाइजेशन शो करेंगे कि मेटल कभी तो इसके साथ अटैच्ड होगा, कभी इसके साथ अटैच्ड होगा, तो डायरेक्टली सेंटर से बॉन्ड निकलेगा। जब भी ऐसे हो हमारे पास डिलोकलाइजेशन शो की हुई है, जहां जिस जिस कार्बन तक डिलोकलाइजेशन हो रही है वो सारे कार्बन्स मेटल के साथ अटैच्ड होंगे। तो यहाँ डिलोकलाइजेशन तीनों कार्बन्स पे है, तो ऑल द 3 कार्बन एटम्स आर अटैच्ड विद द मेटल, इट इज ईटा 3, ठीक है। अब उसके बाद हमने सीखा था दिस इज अच्छा हैप्टिसिटी। अगर मैं इसी में पूछूं कि हमारे पास ये सीपी रिंग है, साइक्लोपेंटाडाइईन, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, ये सीपी रिंग का स्ट्रक्चर है, इसमें ये कार्बन मेटल के साथ अटैच्ड है, तो हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी 1। अगर ये हमारे पास दूसरा पाई बॉन्ड कनेक्टेड है इसके साथ, अब हैप्टिसिटी कितनी हो गई 3। अगर ये भी इसके साथ अटैच्ड है तो हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी 5। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से दिस वे, अब मुझे बताओ हैप्टिसिटी कितनी है 3। पता लगा कांक्षा 3 कैसे हुई है ना। और अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे इस तरह से, अब हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी, नाउ हैप्टिसिटी विल बी 5। हैप्टिसिटी क्लियर है ना सबको। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन फाइंड कैसे करते हो, क्या मेथड है इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के, एक मेथड है या 2 मेथड है, 2 मेथड, नाम बताओ, न्यूट्रल मेथड एंड आयनिक मेथड। न्यूट्रल मेथड में कौन सा क्लीवेज फॉलो करते हो आप, होमोलिटिक। आयनिक मेथड में हेटेरोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लिगेंड की हैप्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और लिगेंड, लिगेंड है ना, हैप्टिसिटी हमने लिगेंड की पढ़ी है, तो हैप्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड। लिगेंड की ही प्रॉपर्टी हैप्टिसिटी थी, लिगेंड की ही प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, जिसको फाइंड करने के हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं,
न्यूट्रल एंड आयनिक. न्यूट्रल फॉलोज होमोलिटिक क्लीवेज. तो अब अगर हमारे पास मेटल के साथ इस तरह से CH3 ग्रुप अटैच्ड है तो न्यूट्रल मेथड में हमने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन किसका चेक करना है? लिगेंड का. लिगेंड कौन सा है हमारे पास? CH3. लिगेंड का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन चेक करते हैं. न्यूट्रल मेथड में चेक करते हैं बाय होमोलिटिक क्लीवेज. तो अगर यहाँ पे हमारे पास मेटल और कार्बन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब इक्वल डिवीजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. होमोलिटिक क्लीवेज करने के बाद लिगेंड के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं? ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आए लिगेंड के पास? 1 इलेक्ट्रॉन. तो इसकी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी? 1 इलेक्ट्रॉन. मेटल के पास कितना आया? 1 इलेक्ट्रॉन. टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. पर अगर मैं पूछूं व्हाट इज द टोटल कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स. पर अगर हम पूछे कि लिगेंड की इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितनी है तो वो कितनी है? 1. तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड अकॉर्डिंग टू होमोलिटिक क्लीवेज, अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रल मेथड. आयनिक में हम क्या फॉलो करते हैं? हेटेरोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. दोनों इलेक्ट्रॉन्स या तो मेटल के पास जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स या तो कार्बन के पास जाएंगे, है ना. दैट डिपेंड्स ऑन electronegativity. Electronegativity of carbon is more than the metal. तो heterolytic cleavage कार्बन की साइड पे होगी, है ना. अब heterolytic cleavage करने के बाद कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. तो कार्बन इस लिगेंड की इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन्स. टोटल कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन. तो चाहे हम होमोलिटिक क्लीवेज फॉलो करें, चाहे हम हेटेरोलिटिक क्लीवेज फॉलो करें, जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल और लिगेंड के, जो हम निकालते हैं ना टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल जब फाइंड करते हैं हम, तो उसमें मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करते हैं, है ना. तो वही चीज है कि अगर आपने उसमें क्या करते थे? मेटल के इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड की इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन. तो मान लो बस यही है, एक ये मेटल है और एक ये लिगेंड है. तो अगर आप टोटल कर रहे हो वो तो सेम रहेगा, कोई भी मेथड फॉलो करो, बट इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन लिगेंड की चेंज करती है. ठीक है, इसके बाद हम कभी भी ये मेथड, मैंने बस आपको एक बेसिक सा बताना था कि 2 मेथड है, पर जब भी आपको इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन फाइंड करनी है तो हमेशा आपने किसके अकॉर्डिंग फाइंड करनी है? न्यूट्रल मेथड के अंदर. यू डू नॉट हैव टू फॉलो आयनिक मेथड. ठीक है, तो ये जो हमारे लिगेंड है, ये कैसे लिगेंड है? 1 इलेक्ट्रॉन डोनर एल्काइल टाइप ऑफ लिगेंड, है ना. तो जितने भी एल्काइल होंगे, CH3, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ऑल ऑफ दीस विल बी 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, है ना. चाहे मैं यहाँ पे CH3 का मतलब 3 हाइड्रोजन है, तो मैं CH3 के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं CH3 के साथ. हमें क्या देखना है? इस लिगेंड की इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितनी है. तो उसके लिए तो हम इसी बॉन्ड को क्लीव करने वाले हैं ना. तो अगर यहाँ से क्लीव करोगे होमोलिटिक से, तो इससे कोई चेंज नहीं आएगा. इट विल रिमेन 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, है ना. उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं CH2 सिस्टम की, उसकी बताओ क्या हो जाएगी? CH3 की जगह अगर मैं CH2 अटैच कर रही हूँ मेटल के साथ, कितनी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन आएगी? मेटल के साथ 2 बॉन्ड्स बनेंगे CH2 के. कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट करेंगे ना. अब कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए मेटल के साथ. अगेन वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन. तो उसके लिए न्यूट्रल मेथड, होमोलिटिक क्लीवेज कैसे करोगे? सेंटर से बॉन्ड को क्लीव करोगे. कार्बन के पास बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं. तो इस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, मेटल के साथ 3 बॉन्ड्स हैं, CH यूनिट अटैच्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर. मुझे इसकी भी हैप्टिसिटी बताओ, इसकी भी हैप्टिसिटी बताओ. हाँ, व्हाट इज हैप्टिसिटी? नंबर ऑफ डोनर एटम. कितने एटम मेटल के साथ अटैच्ड है? 1. इसमें भी और इसमें भी एक ही मेटल अटैच्ड है, पर इसमें इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 1 थी, इसमें 2 थी, इसमें 3 थी, पर हैप्टिसिटी सब में ही 1 1 एंड 1 ही है. ठीक है. और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेटल के साथ अल्काइन अटैच्ड है, इसका बताओ मुझे. हैप्टिसिटी 1, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 1 ही आएगी ना. अब ये 3 बॉन्ड इधर नहीं है, ये 3 बॉन्ड कार्बन की साइड पे, तो यहाँ से क्लीवेज करनी है. इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन विल बी 1 इलेक्ट्रॉन्स. इसके बाद हमने किया था कि अगर हमारे पास नॉन बॉन्डिंग डोनर, मुझे बताओ नॉन बॉन्डिंग डोनर क्या होता है? लोन पेयर डोनेट करें.
जो लोन पेयर्स डोनेट करें, है ना? जो अपने लोन नहीं, इससे बेटर हम करेंगे फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैसे? अब आपने हैप्टिसिटी सीख लिया, है ना? हैप्टिसिटी पता लग गई, दैट इज नंबर ऑफ डोनर एटम्स, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन पता लग गया, न्यूट्रल मेथड फॉलो करना है, होमोलिटिक क्लीवेज करनी है। फॉर्मल चार्ज के लिए दो मेथड नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक ही मेथड है। कौन सा? हेट्रोलिटिक क्लीवेज, आयनिक मेथड। तो उसमें हमेशा हमें क्लीवेज हेट्रोलिटिक करनी है ना? तो यहाँ पर हमारे पास अगर दो इलेक्ट्रॉन्स है, फॉर्मल चार्ज इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड। किसका फाइंड करते हैं फॉर्मल चार्ज? लिगेंड का। ठीक है, तो उसके लिए हमें हमेशा क्या करना है? हेट्रोलिटिक क्लीवेज फॉलो करनी है। तो यहाँ पे मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब लेट सपोज आपको नहीं पता कि कार्बन पे चार्ज कितना है, पर इतना पता है कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, हमें फाइंड करना है कि इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा। तो चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताओ। व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, हाँ कार्बन, यहाँ एक्चुअल आएगा या जो अभी एक्चुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन इन दिस स्ट्रक्चर। कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के? 2s2 2p2, है ना? कितने होते हैं? 4 माइनस अभी कितने हैं? कैसे पता लगा 5 है? लोन पेयर के दोनों इंक्लूड और बॉन्ड पेयर का सिर्फ एक ही काउंट करेंगे। तो कितने हो गए? 5। तो 4 minus 5 दैट इज चार्ज इज -1। तो CH3 पे चार्ज कितना आ जाएगा? -1, है ना? अगर हमारे पास मेटल के साथ, अब मुझे बताओ इसका फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? ठीक है, और इसका फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? आपका नेम क्या है? दीक्षा के पीछे जो बैठे। हाँ जी, आपका अवंतिका। आप बताओ अवंतिका क्या आएगा फर्स्ट केस में? पहले तो मुझे ये बताओ फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे? हेट्रोलिटिक। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स है? ये हेट्रोलिटिक का मतलब किसकी तरफ? मेटल या कार्बन? कार्बन की तरफ। तो एक ही बॉन्ड को उसकी तरफ शिफ्ट करूं या दोनों को? मतलब ऐसे? ये होमोलिटिक है या हेट्रोलिटिक? बताओ बताओ। 4 बॉन्ड्स, एक फुल एक ऐसे नहीं। जितने हेट्रोलिटिक क्लीवेज करनी है तो जितने मेटल और कार्बन के बॉन्ड्स हैं बीच में सबकी हेट्रोलिटिक क्लीवेज करनी है। एक बॉन्ड था तो मैंने एक ही की, 2 है तो 2 की करोगे, 3 है तो 3 की करोगे। तो ये हमारे पास इस तरह से अगर मेटल डबल बॉन्ड कार्बन अटैच्ड है तो आपने हेट्रोलिटिक क्लीवेज दोनों की कर देनी है। तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2। यहाँ पे अवंतिका कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए और नए? 4, है ना? 1 2 3 4। अब आप मुझे इसका बैलेंस, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके बताओ क्या फॉर्मूला है? यहाँ से देखो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 4 माइनस अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6, है ना? फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा? -2, राइट? ठीक है, अवंतिका के पीछे आप बैठो, इसका बताओ मुझे फॉर्मल चार्ज। आपका नेम क्या है? अर्पिता। बताओ। आर्ची, आकांक्षा, अर्पिता, अवंतिका कितने हैं? ए। आपका नेम क्या? -3, है ना? ठीक है, मेटल के साथ यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा? -3। इसके बाद मैंने आपको बताया था अगर कोई नॉन बॉन्डिंग डोनर है, पाई डोनर है या सिग्मा बॉन्ड डोनर है, उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज हमेशा भी 0। कुछ नहीं देखना आपने, ना होमोलिटिक ना हेट्रोलिटिक, आपने बस याद रखना है वो कैसे होंगे। दे विल हैव फॉर्मल चार्ज 0। नॉन बॉन्डिंग डोनर्स कौन से होते हैं? व्हिच डोनेट? लोन पेयर, जैसे कि वाटर के। अच्छा पहले तो देखो, अगर हमारे पास, मैंने ये भी बताया था कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो यू हैव A डबल बॉन्ड B, ठीक है? अब इसमें A के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है? अब इसमें कितनी तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक तो लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? इसके पास और पाई बॉन्ड बन रहा है तो इसके पास पाई के इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। और तीसरा ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड, तो इसके पास सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो अगर इसने मेटल के साथ बॉन्ड बनाना है, इसने मेटल को इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, तो इसके पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो ये अपना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, या पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, या सिग्मा।
डोनरेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग पाई देन सिग्मा। अगर हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं लिगेंड में तो वो कभी भी पाई और सिग्मा डोनेट नहीं करेगा, वो पहले नॉन बॉन्डिंग से अटैच्ड होगा, फिर नॉन, अगर हमारे पास ए डबल बॉन्ड बी है तो ये सिर्फ पाई के साथ अटैच्ड होगा, इसमें ये सिर्फ नॉन बॉन्डिंग के साथ अटैच्ड होगा, और अगर ए का बी के साथ बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड के साथ मेटल के साथ अटैच्ड होगा। यस और नो? ठीक है, तो हमारे पास नॉन बॉन्डिंग डोनर्स क्या होंगे? जिन कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है ना, तो जैसे कि वाटर, इसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, अमोनिया इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, फॉस्फीन इसमें फॉस्फोरस पे लोन पेयर है। इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर भी हो सकता है उन पे लोन पेयर हो। पर एक चीज आपको क्या याद रखनी है, अगर हमारे पास जिस एटम के पास लोन पेयर है उसी एटम ने मेटल के साथ बॉन्ड बनाना है, मान लो वो एटम आपका सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड से बाद की बात नहीं करी, सिर्फ सेकंड पीरियड को अगर वो एटम बिलोंग करता है तो चाहे उसके पास लोन पेयर हो वो उसको तब तक शेयर नहीं करेगा जब तक उसकी खुद की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, उसकी खुद की ऑक्टेट पूरी होनी चाहिए, अदरवाइज दैट विल बिकम, क्योंकि ऑक्टेट रूल लगता है सिर्फ सेकंड पीरियड पे, उसके बाद के एलिमेंट्स पे नहीं लगता। तो जब तक उनकी खुद की ऑक्टेट पूरी नहीं है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेंगे। तो आप मुझे बताओ, क्या न्यूट्रल फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है? इसके पास कितने लोन पेयर होंगे पहले तो ये बताओ। फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7, तो कितने लोन पेयर हो गए? 3 है ना, 3। तो यहाँ पे हमारे पास 3 लोन पेयर हो गए। अब क्या इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना। कितने ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके? सिर्फ 7। एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कभी भी फ्लोरीन लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करता। कौन करता है लिगेंड की तरह बिहेव? फ्लोराइड। ठीक है, विद माइनस चार्ज, जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसके लोन पेयर हो जाएंगे 4 और इसका हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, इसी वजह से जब आप मेटल के साथ फ्लोरीन ऐसे देखते हो ना कि वो अटैच्ड है, तो आप इसका फॉर्मल चार्ज कैसे फाइंड करोगे? भूल जाओ, अभी बताया था, बस ये याद करो कि अभी मैंने क्या बताया था। फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे? होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक? हेट्रोलिटिक। तो यहाँ पे मुझे इसकी हेट्रोलिटिक क्लीवेज करनी पड़ेगी इस तरह से। इस पे लोन पेयर कितने होंगे? 3 तो होते ही है ना। हेट्रोलिटिक क्लीवेज करने के बाद इसके पास ऑक्टेट पूरी हो गई, नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्टेट पूरी कर दी ना इसकी, तभी हम बोल रहे हैं कि मतलब हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज करके ये मान के चल रहे हैं कि जो फ्लोरीन था उसकी ऑक्टेट पूरी थी, एंड इट वाज नॉट फ्लोरीन जिसने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को दिए, इट वाज फ्लोराइड। क्लियर हो गया ना? इसी वजह से इन पे फॉर्मल चार्ज हम कितना लेते हैं? ऑल हैलाइड्स दे हैव फॉर्मल चार्ज -1, that is because of heterolytic cleavage, but otherwise also इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है तभी ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो नॉन बॉन्डिंग डोनर्स में सेकंड पीरियड का अगर डोनर एटम आता है तो उसकी ऑक्टेट पूरी होनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो ऐसा कभी भी वो कंफ्यूजन करने के लिए नहीं देते हैं, ठीक है, हमेशा वो फ्लोराइड ही देते हैं, बट फॉर जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए ये चीज। ठीक है ना? अब पाई डोनर की एग्जांपल क्या होगी? पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा? जिसके पास पाई बॉन्ड होगा, अदरवाइज वो दे ही नहीं सकता, है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे देते हैं? अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 की बात करूं तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये वाली इलेक्ट्रॉन्स मेटल को देगा। ना तो ये कार्बन अटैच्ड है ना ये कार्बन अटैच्ड है, पाई बॉन्ड मेटल के साथ अटैच्ड है। हैप्टिसिटी 2, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इलेक्ट्रॉन इसका है, तो हम इनडायरेक्टली मान रहे हैं ये कार्बन भी मेटल के साथ अटैच्ड है और ये मेटल भी कार्बन मेटल के साथ अटैच्ड है। हैप्टिसिटी इज 2। तो पाई डोनर्स ऑल दोस व्हिच हैव डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाता है और ये ऐसे मेटल के साथ अटैच्ड है तो इसकी हैप्टिसिटी कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन, यहाँ हैप्टिसिटी 2, यहाँ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, पाई के 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? यहाँ पर भी 2 ही आएगा, राइट, है ना। यहाँ पर भी 2, क्योंकि चाहे इसके पास 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है पर ये सिर्फ एक के साथ ही अटैच्ड है। ठीक है, दोनों पाई बॉन्ड्स के साथ ये अटैच्ड नहीं है, तो इसकी हैप्टिसिटी 2 है और इसका भी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन्स है।
और नॉन बॉन्डिंग डोनर हो या पाई डोनर्स हो, फॉर्मल चार्ज 0. यू डू नॉट हैव टू कैलकुलेट दिस, ऑलवेज इट विल बी यहाँ पे भी 0 फॉर्मल चार्ज, यहाँ पे भी. सिग्मा डोनर्स कौन से हो जाएंगे, जैसे ए और बी, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मेटल को डोनेट कर रहे हैं, है ना. तो इसकी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2, और फॉर्मल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मल चार्ज 0. All non-bonding pi donors and sigma donors they have 0 formal charge. ठीक है, तो इस पे formal charge भी 0. इसकी एग्जांपल हाइड्रोजन, ये मेटल के साथ अटैच. ठीक है, क्लियर हो गया. हैप्टिसिटी, फॉर्मल चार्ज, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन क्लियर है सबको. ठीक है, अब कुछ हमने डिफरेंट केसेस किए थे. तो -1 किस पे आता है, एक तो हैलोजेंस किया, दूसरा मैम एक बार सिग्मा बॉन्ड का रिपीट करना, फॉर्मल चार्ज. ये ऐसे है ना. ठीक है, तो ये मेटल के साथ अटैच्ड है. अब देखो इसमें ना और इस वाले कॉम्प्लेक्स में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. ये हमारे पास सिग्मा डोनर नहीं है, इसमें मेटल का, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें मेटल और लिगेंड जो है, ये लिगेंड है ना CH3, इसमें मेटल का लिगेंड के एक एटम के साथ बॉन्ड बन रहा है. पर इसमें लिगेंड ये है, तो इसमें मेटल का लिगेंड के किसी एटम के साथ बॉन्ड नहीं बन रहा. इसमें मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ शेयर हो रहा है बॉन्ड. डिफरेंस है ना दोनों में, उसमें वो एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, पर इसमें वो बॉन्ड के थ्रू आ रहा है. हमें ऐसा लगता है कि ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, पर नहीं, वो भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, पर ये सिग्मा बॉन्ड दो एटम्स लिगेंड के बीच में है और वो मेटल का और लिगेंड का बॉन्ड बन रहा है. तो जहां पर सिग्मा के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हो रही है मेटल के पास, या जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के पास ट्रांसफर हो रही है, वहां हमारे पास 0 होता है फॉर्मल चार्ज. पर जहां लिगेंड का कोई एटम सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ, तो वो अल्काइल जैसा सिस्टम है, हैलोजन जैसा सिस्टम है, वो अल्काइल, वो रेडिकल डोनर्स है. ठीक है, दे आर रेडिकल डोनर्स. क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर होमोलिटिक क्लीवेज मेथड फॉलो करते हैं और हम बोलते हैं इट इज अ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर. स्वर्ण क्लियर हुआ? यस मैम, यही कंफ्यूजन था बस. ठीक है, अच्छा. और अब इसके बाद हम कुछ और लिगेंड्स करते हैं. जैसे सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था CP रिंग है, तो CP रिंग की सबको हैप्टिसिटी पता चल गई, क्या क्या हो सकती है, eta1, eta3, eta5. eta1 में ये मेटल के साथ डायरेक्ट ऐसे अटैच्ड होगा, दो बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे. इस केस में ये हमारे पास eta3 का मतलब ये भी मेटल के साथ अटैच्ड, ये भी मेटल के साथ अटैच्ड. eta5 इज all of them are attached with metal. ठीक है, तो hapticity 1, 3 and 5, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 1 यहाँ, 3 यहाँ, 5. फॉर्मल चार्ज -1 यहाँ क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये तो अटैच है ही नहीं मेटल के साथ, जो हैप्टिसिटी 1 है सिर्फ ये मेटल के साथ अटैच है. यहाँ एक हाइड्रोजन भी है ना, तो इसमें क्या है, ये सारा आपका लिगेंड हो गया. लिगेंड ने बॉन्ड बनाया मेटल के साथ, लिगेंड के एटम ने डायरेक्ट बॉन्ड बनाया मेटल के साथ. तो कौन सा मेथड फॉलो करोगे फॉर्मल चार्ज फाइंड करने के लिए, हेटेरोलिटिक. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ जाएंगे. इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1, 2, 3, दो नए आ गए, 5. 4 से एक ज्यादा, फॉर्मल चार्ज -1. तो अगर ये हैप्टिसिटी 1 पे फॉर्मल चार्ज -1 दे रहा है, तो यहाँ कितना देना चाहिए इसको, -1. श्योर? यस. व्हाई? क्योंकि यहाँ से तो -1 आएगा, पर ये वाला अभी क्या बताया, पाई डोनर, नॉन बॉन्डिंग डोनर एंड सिग्मा डोनर्स हैव 0 फॉर्मल चार्ज. तो ये चाहे यहाँ से अटैच हो जाए, यहाँ से तो फॉर्मल चार्ज 0 ही आएगा, है ना. तो यहाँ से -1, यहाँ से 0, तो कितना हो गया, -1. तो दिस इज ऑल्सो -1, दिस इज ऑल्सो -1. ठीक है, लिगेंड की जो लिगेंड का ना फॉर्मल चार्ज कभी चेंज नहीं करता. कोई भी लिगेंड ले लो,
अलाइल की भी बात करें तो इट कैन शो ईटा 1, इट कैन शो ईटा 3। लिगेंड्स का फॉर्मल चार्ज ज्यादातर सेम ही रहता है, ठीक है, बिकॉज एक बार को अगर ऑड इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो बाद में तो वो इवन इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर करते हैं, मतलब थ्रू द डबल बॉन्ड। ओके, क्लियर है सबको? अब जो मैंने मैम थर्ड वाला exceptions बताना है, बताया- हाँ जी, थर्ड क्या वाला हुआ? बताना मैम, वो कौन, दोबारा बताओ कौन सा? एटा एटा 5 वाला मैम। अच्छा, ईटा 5, ये इस तरह से है हमारे पास, ठीक है। ईटा 5 का मतलब क्या हुआ, ये भी मेटल के साथ अटैच्ड है और ये भी मेटल के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो आप ये देखो कि मैं इसको ब्रेक करके बनाती हूँ, ठीक है। ये मेटल के साथ अटैच था, यहाँ से आपके पास फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। अब जब आप ईटा 3 पे जाते हो, ईटा 3 का मतलब क्या है, यहाँ से भी अटैच्ड है और यहाँ से भी अटैच्ड है। जो ये वाला था कार्बन जब मेटल के साथ अटैच था तब फॉर्मल चार्ज कितना आया था, -1। पर अब जब ये वाले अटैच्ड है तो ये कैसा बॉन्ड है शुभम, पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है। तो मैंने बताया था जब भी हमारे पास इस तरह से कोई भी पाई बॉन्ड मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो फॉर्मल चार्ज 0 रहता है। तो ये भी तो पाई बॉन्ड ही है ना जो मेटल के साथ अटैच्ड है, तो यहाँ फॉर्मल चार्ज कितना आएगा इस साइड से, 0। तो -1 और 0 कितना हो जाएगा, -1। अगर हम यहाँ से एक और, जैसे इस केस में यहाँ से इसको मेटल के साथ अटैच किया तो यहाँ से भी फॉर्मल चार्ज 0, यहाँ से भी फॉर्मल चार्ज 0, यहाँ से फॉर्मल चार्ज माइनस। शुभम क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। अच्छा, और एक्सेप्शन बताओ, फॉर्मल चार्ज के क्या लिखा है? हाँ, 3 मेंबर्ड रिंग है ना, साइक्लोप्रोपीनाइल कैटायन है ना। तो ये इस तरह से 3 मेंबर्ड रिंग, दिस इज साइक्लोप्रोपीनाइल कैटायन। कैसे बनेगा, यहाँ पे अगर ये हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच्ड है, ठीक है। आकांक्षा यहाँ बताओ मुझे, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जितना हमने अभी तक पढ़ा, यहाँ इस लिगेंड पे फॉर्मल चार्ज क्या आना चाहिए? पहले तो इसकी हैप्टिसिटी क्या होगी, हैप्टिसिटी विल बी 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 1 इलेक्ट्रॉन, गुड। और फॉर्मल चार्ज -1। यही एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी हेटेरोलिटिक क्लीवेज करेंगे तो फॉर्मल चार्ज -1 आएगा। पर ये एक्सेप्शन है, क्यों? अगर आप इस पे फॉर्मल चार्ज -1 देते हो तो यहाँ चार्ज माइनस आएगा। तो ये हमारे पास एरोमेटिक सिस्टम बना या नहीं? नहीं बना, साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन भी हो सकती है ना इसमें, लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो कॉन्जुगेशन भी हो सकती है, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड और प्लेनर। तो सिस्टम अगर ऐसी तीनों प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है, इट कैन बी एरोमेटिक, इट कैन बी एंटी एरोमेटिक। और अगर एरोमेटिक है तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंटी एरोमेटिक है तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? जो डीलोकलाइजेशन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 2 ये वाले इलेक्ट्रॉन्स और जो 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो n वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना हमारे पास, 4 × 1 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट मींस दिस इज एंटी एरोमेटिक। तो क्योंकि एंटी एरोमेटिक बन जाता है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल नहीं होते, तो हम यहाँ पर इस तरह से क्लीवेज नहीं करते, उल्टी हेटेरोलिटिक क्लीवेज कर देते हैं, मतलब मेटल की तरफ कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट, ठीक है ना, ताकि हमारे पास सिस्टम कैसा बन जाए, ये एरोमेटिक हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 × n+2 equals to 2, n वैल्यू 0। तो दिस इज एरोमेटिक। तो इस पे चार्ज कितना आएगा? +1। और एक सिस्टम कौन सा था जिसपे +1 चार्ज आता है? 7 मेंबर रिंग, साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल। तो इसमें भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, इसका जैसा स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस पे अवंतिका क्या एक्सपेक्ट करेंगे, इसमें अगर ऐसे मेटल के साथ अटैच्ड है, हैप्टिसिटी कितनी हो गई इसकी? 1। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन नहीं, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन का नहीं एक्सेप्शन होगा। देखो कितनी आएगी, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 1 है ना। और मैम फॉर्मल इलेक्ट्रॉन चार्ज, कंट्रीब्यूशन में हम लोग आयनिक और दूसरा न्यूट्रल मेथड में से कौन सा ज्यादा प्रेफर करेंगे? इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन के लिए कभी भी आपने आयनिक मेथड फॉलो नहीं करना, वो भूल जाओ कि कभी किया भी था, ठीक है, Okay. यूज ही नहीं हो रहा।
बस वो मैंने आपको वैसे बताया था कि 2 मेथड है, पर आप हमेशा न्यूट्रल ही करो फॉलो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितनी आएगी इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, 1 आएगी ना। आप यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करोगे जब, तो 1 इलेक्ट्रॉन। और फॉर्मल चार्ज we expect it to be -1, बट अगर -1 देंगे तो सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो इस वजह से इसमें भी हम +1 देंगे, ठीक है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, ठीक है। क्लियर है ना। दिस सिस्टम विल बी हैविंग +1 चार्ज। और इसके अलावा हमारे पास साइक्लो ऑक्टा, अच्छा अगर मैं इसको ऐसे शो करूं इस तरह से, अब हैप्टिसिटी कितनी है, ये अटैच्ड है यहाँ से 1, फिर ये कितने हो गए, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, कितने कार्बन हो गए, और 2 और आ गए, कितने होगी हैप्टिसिटी 3, हैप्टिसिटी 3, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 3 इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मल चार्ज will +1 remain same +1। क्लियर है सबको। और साइक्लोऑक्टा टेट्रा इनाइड आयन ऐसे अगर अटैच्ड है, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रही हूं, मुझे बताओ कि अभी इसकी हैप्टिसिटी कितनी है, 6 है ना, 6 है ना, हैप्टिसिटी 6, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन अभी भी 6, फॉर्मल चार्ज 0 - 2 क्या होता है, हाँ हम 0 0। अभी ये एंटी एरोमेटिक नहीं बन सकता ना, अगर सारे अटैच्ड होते 8 के 8, मतलब सर्कल से अगर बॉन्ड निकलता तो हम बोलते हैं कि अब 8 इलेक्ट्रॉन्स अटैच्ड है, तो वो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं हमारे पास, है ना। तो वो सिस्टम तब एंटी एरोमेटिक बनता है, तब उसको फॉर्मल चार्ज -2 देते हैं, ठीक है। मैंने बोला था लिगेंड्स में हमेशा ऑलमोस्ट रहता है फॉर्मल चार्ज सेम, पर इस केस में नहीं होगा, ठीक है। एक आधा बीच में से ऐसे वो मत कर लेना कि मैंने बोल दिया फॉर्मल चार्ज हमेशा ऑलमोस्ट सेम रहता है, वो हमेशा रहता भी ऑलमोस्ट सेम, जितने भी लिगेंड्स देखोगे। पर इसका याद रखना, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा ना इसका फॉर्मल चार्ज, यही इसी पे -2 होगा। यहाँ 0 क्यों आएगा, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, है ना, तो फॉर्मल चार्ज विल बी 0। क्लियर है सबको, ठीक है। अब हमने ब्रिजिंग के लिगेंड्स डिस्कस किए थे, याद है। ब्रिजिंग के लिगेंड्स क्या होते हैं, ये लिगेंड कैसे है, यहाँ पे हमारे पास अगर ये लिगेंड है, ये मेटल के साथ अटैच्ड है, लिगेंड सिर्फ एक मेटल के साथ अटैच्ड है, ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल लिगेंड। और अगर कोई लिगेंड 2 मेटल के साथ साइमल्टेनियसली बॉन्ड बना रहा है, that means it is forming a bridge in between 2 metals, so this will be called as a bridging ligand। तो ये हमारे पास कैसा हो गया, this is called as a bridging ligand। अब हमने ये देखना है कि अगर कोई लिगेंड टर्मिनल पे प्रेजेंट है और वही लिगेंड ब्रिजिंग पे प्रेजेंट है, तो क्या उसकी हैप्टिसिटी में कोई चेंज आएगा, या क्या उसके इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन में कोई चेंज आएगा, या उसके फॉर्मल चार्ज में कोई चेंज आएगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज यू हैव रोबोडियम कनेक्टेड विद CH3 एट टर्मिनल पोजीशन। इसकी सबको पता है ना, हैप्टिसिटी 1, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 1, फॉर्मल चार्ज -1। अब हम देखेंगे कि अगर CH3 हमारा ब्रिजिंग पोजीशन पे आ जाए तो उसमें कहां पे क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो यू हैव CH3, ठीक है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, कितने यूज हो गए यहाँ पे, 3 यूज हो गए ना, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बन चुके हैं, बचा यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ मेटल कितने हैं, 2, इसको इसके साथ भी बॉन्ड बनाना है, इसको इसके साथ भी बॉन्ड बनाना है, बन सकता है दोनों के साथ, यस और नो, इट कैन बी फॉर्म, पर हम ऐसे नहीं शो करेंगे इसको, ठीक है। इसका मतलब तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए, और वो कभी पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में मैंने क्या निकाला, क्या होता है इलेक्ट्रॉन, ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ पे मान लो वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो शेयर हो रही है, कभी तो इस साइड जाएगी और कभी इस साइड जाएगी, ठीक है। एक टाइम पे एक के साथ पूरा अटैच नहीं रहेगा, ठीक है।
अगर यहाँ पे हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉन का परसेंटेज, इस इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का परसेंटेज 100 है, तो कंप्लीट 100 वो अगर किसी के पास चला गया तो इसका मतलब इसके साथ तो उसने कोई बॉन्ड ही नहीं बनाया, ठीक है। तो वो कंप्लीट एक के पास नहीं जाता, 50% इस साइड पे रहेगी, 50% वो उस साइड पे रहेगी। तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि इस कार्बन का पूरा एक बॉन्ड बना हुआ है इस मेटल के साथ। पूरा एक बॉन्ड तब बनता जब इसकी कंप्लीट 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी कार्बन की तरफ जाती, पर अब तो वो शेयर हो रहा है, हाफ हाफ हो रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका भी हाफ आएगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका भी हाफ आएगा। तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया इन दोनों का मिला के 1, बाकी यहाँ से कितना आ रहा है 3, तो बॉन्ड अभी भी 4 ही है। तो इस वजह से हम प्रेफर करते हैं यहाँ पे R लिख के ऐसे मेटल शो करना, ताकि ऐसा ना लगे कि कार्बन ने 5 बॉन्ड्स बना रखे हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इस तरह से होता है। ब्रिजिंग लिगेंड पे आता है अल्काइल लिगेंड्स। अल्काइल लिगेंड होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों उनके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं? क्योंकि इनके पास शेयर करने को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। ऐसा ही सिस्टम होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास 1s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर तो ये टर्मिनल पे अटैच्ड है तो ऐसे अटैच हो जाएगा मेटल के साथ, पर अगर ये ब्रिजिंग पे आ रहा है तो यहाँ पे मेटल के साथ अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरह से शेयर करेगा, है ना। तो अब हम मुझे ये बताओ, इस लिगेंड के कितने डोनर एटम मेटल के साथ अटैच्ड है? अभी भी कार्बन ही अटैच्ड है, तो हैप्टिसिटी विल बी 1। हियर आल्सो अभी भी सिर्फ हाइड्रोजन मेटल्स के साथ अटैच्ड है, हैप्टिसिटी विल बी 1। ये नहीं देखना कि लिगेंड कितने मेटल के साथ अटैच्ड है। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे फिर हैप्टिसिटी बोलोगे 1, क्या बोल दोगे 2। मेटल को नहीं देखना, आपने देखना है लिगेंड के कितने एटम मेटल के साथ अटैच्ड है, चाहे वो एक के साथ अटैच्ड हो, 2 के साथ या 3 के पास, 3 के साथ, पर उसके खुद के कितने एटम्स अटैच्ड है मेटल के पास 7, वो उसकी हैप्टिसिटी होती है। तो यहाँ पे भी हैप्टिसिटी कितनी आएगी 1 टर्मिनल पे, और ब्रिजिंग पे भी हैप्टिसिटी विल बी 1। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन टर्मिनल पे वो सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन एक ही मेटल के साथ शेयर कर रहा था, ब्रिजिंग पे आने के बाद यही वाला एक इलेक्ट्रॉन वो 2 के साथ अटैच कर रहा है ना, पर इलेक्ट्रॉन तो अभी भी कितना दे रहा है, एक ही दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन विल बी फॉर्मल चार्ज -1. formal charge will never change at bridging position, and at terminal position, bridging position, they are always same with no exception, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज को ब्रिजिंग पोजीशन पे अलग से कभी कैलकुलेट नहीं करना, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए लिगेंड का जो टर्मिनल पे फॉर्मल चार्ज आया वही फॉर्मल चार्ज आपने ब्रिजिंग पे लगाना है, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास -1। क्लियर है ना सबको? पर ये सिस्टम कैसे थे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम थे हमारे पास, और ऐसे सिस्टम है जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। एग्जांपल हैलाइड्स, है ना। फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं या क्लोरीन की अगर हम बात करें, ये ऐसे मेटल के साथ अटैच था, ठीक है। टर्मिनल पोजीशन पे हैप्टिसिटी 1, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 1, फॉर्मल चार्ज -1। अगर ये क्लोरीन दूसरे मेटल के साथ अटैच होना चाहता है तो अब उसको जरूरत नहीं ये वाला इलेक्ट्रॉन देने की, क्योंकि अब इसके पास और इलेक्ट्रॉन्स भी है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं? 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, 3 लोन पेयर है। तो ये ऐसे भी तो कर सकता है कि मेटल को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दे दे अपने, है ना। हैप्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड। व्हाट इज हैप्टिसिटी? लिगेंड के कितने डोनर एटम मेटल के साथ अटैच्ड है? कितने डोनर एटम मेटल के साथ अटैच्ड है? 1, हैप्टिसिटी 1। लिगेंड के कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं मेटल के पास? यहां से 1 या 2? बाय 1 बताओ आप, 1 क्यों आएगा? इस साइड पे 1 क्यों कर रहा है, 2 क्यों नहीं कर रहा? यहाँ होमोलिटिक, ये नॉन बॉन्डिंग डोनर नहीं है ना, यहाँ से इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये तो नॉन बॉन्डिंग है सारे, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पर ये एल्काइल जैसा सिस्टम है यहाँ से, तो यहाँ से हम होमोलिटिक क्लीवेज करके 1 इलेक्ट्रॉन डोनर बोल देंगे इसको। तो यहाँ से 1, और ये क्या देते हैं यहाँ पे इस साइड लोन पेयर। तो लोन पेयर जब देता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 + 2
3, तो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 3 इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मल चार्ज को भी चेंज करेगा? ब्रिजिंग पे नहीं चेंज करेगा। और उसका रीजन देखो यहाँ से क्लियर हो रहा है, यहाँ से फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो हेटेरोडेटिक क्लीवेज करोगे -1 आएगा, पर ये तो नॉन बॉन्डिंग डोनर्स है which always have 0 formal charge, -1 and 0 will remain -1, तो ये कभी चेंज नहीं करेगा। एक और मेटल अटैच कर दो, हैप्टिसिटी 1, फॉर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 5, फॉर्मल चार्ज ये भी मेटल के साथ अटैच कर दो, हैप्टिसिटी 1, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 7, फॉर्मल चार्ज -1। कार्बोनिल लिगेंड कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है? हाँ, रिच, बहुत पैसे हैं, बताओ। यस मैम, क्योंकि लोन पे देता है अपने। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिच क्यों है? क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, या उसके पास एक से ज्यादा लोन पेयर्स थे? तो ऐसा नहीं होता कि जिसके पास लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। इलेक्ट्रॉन रिच वो होगा जो एक बॉन्ड बनाने के बाद और भी ज्यादा बॉन्ड बना सके, ठीक है? जैसे कि क्लोरीन की मैं बात करूं तो वो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसके पास बहुत सारे लोन पेयर थे, वो इधर से भी अटैच हो सकता है, इधर भी से, इधर से भी, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है? CH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों था? वो इस वजह से था कि उसके पास शेयर करने को सिर्फ यही वाला इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं अमोनिया की बात करूं, NH3 सिस्टम जो है, ये आप इलेक्ट्रॉन रिच बोलोगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलोगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट क्यों बोलोगे? क्योंकि इसके पास यही लोन पेयर है जो ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, इसकी ऑक्टेट पूरी है, पर मैं उसके हिसाब से पूछ रही हूँ आपको कि मेटल के साथ ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है। इसके बाद अगर इसने किसी और मेटल के साथ बॉन्ड बनाना है तो इसके पास कोई एक्स्ट्रा लोन पेयर तो नहीं है ना। अगर इसको बनाना है तो फिर ये यहीं से ही बनाए, ऐसे बनाए, दैट इज ओनली द पॉसिबिलिटी। तो दैट मींस ऐसे सिस्टम जिनके पास इलेक्ट्रॉन इतने ही हैं और वो इससे ज्यादा नहीं दे सकते ब्रिजिंग पे आने पर, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम। तो कार्बोनिल कैसा हो जाएगा? रिच, है ना? है ना? नहीं होगा ना रिच, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर, पर ये डोनर एटम इसका कौन सा होता है? सिर्फ कार्बन। कार्बन के पास यही वाला लोन पेयर है ना? तो अगर इसने एक बार टर्मिनल पोजीशन पे इसके साथ बॉन्ड बना लिया मेटल के साथ, तो इसके बाद अगर एक और मेटल अटैच करना चाहते हो तो फिर इसी लोन पेयर के साथ करो, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम हो गया। हैप्टिसिटी यहाँ कितनी है? 1, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन दे तो लोन पेयर है ना, रेडिकल तो नहीं है यहाँ पे कहीं पे। CH3 पे तो रेडिकल होता है, ये कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर्मल चार्ज लोन पेयर दे रहा है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रेडिकल क्यों नहीं है? 5 इलेक्ट्रॉन हो गया इसको कार्बन के। क्योंकि मैं बताती हूँ ये क्यों नहीं है। कार्बन के पास ये इसको कंपेयर करो CH3 के साथ। देखो ये ना इसका स्ट्रक्चर है कार्बोनिल का। कार्बोनिल ऐसा होता है, ये CH3 है, वो होता है इस तरह से। CH3 में जो CH3 की कार्बन है मिथाइल रेडिकल, उसकी कार्बन न्यूट्रल होती है, उसके ऊपर यहाँ पे एक रेडिकल होता है। पर जो कार्बोनिल की कार्बन होती है उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, और अगर उस पे नेगेटिव चार्ज है तो फिर उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होंगे, ना कि 4। यहाँ पे तो 4 है ना, 1 2 3 एंड दिस इज 4। ये ऐसे मेटल के साथ अटैच होगा, ठीक है? पर ये क्या कर रहा है, इसका लोन पेयर है जो मेटल के साथ अटैच्ड, ठीक है? तो दोनों चीजों में फर्क है। यहाँ पे CH3 रेडिकल मेटल के साथ अटैच्ड है which is neutral, और इसमें कार्बोनिल्स में कार्बोनिल वैसे न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि उसके कार्बन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैंसिल कर जाते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अगर ये अपना लोन पेयर दे रहा है मेटल को तो इस पे फॉर्मल चार्ज 0 आएगा, ठीक है? क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? इसका माइनस देख के कंफ्यूज नहीं होना है। इसका यहाँ पे जो फॉर्मल चार्ज, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है? तो वो ओवरऑल कार्बोनिल न्यूट्रल है, और मोर ओवर वो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं मेटल को। तो जब वो अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट करता है तो नॉन बॉन्डिंग डोनर्स हैव 0 फॉर्मल चार्ज, तो यहाँ फॉर्मल चार्ज 0 है। स्वर्ण क्लियर हो गया?
Yes, ma'am. ठीक है। सो यू हैव टू सी, ओके, ब्रिजिंग पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन, ब्रिजिंग पोजीशन पे ना तो हैप्टिसिटी चेंज होगी, ना ब्रिजिंग पोजीशन पे फॉर्मल चार्ज चेंज होगा। उसकी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन चेंज हो सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। CH3 जैसे सिस्टम में जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वहां इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही दे सकता है, ठीक है ना। पर फॉर्मल चार्ज और हैप्टिसिटी वो कभी चेंज होते ही नहीं है। और अगर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन देखें दिस हैलोजन जैसे सिस्टम में, तो उनको इलेक्ट्रॉन रिच है, तो उन केसेस में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है, राइट और नॉट। इसके बाद क्या किया था हमने, आई थिंक मेटल कार्बोनेट्स है ना, या नहीं, नहीं 18 इलेक्ट्रॉन भी। कितना टाइम हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या बोलता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन किसका, लिगेंड का, जो हमने अभी सीखा कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज इक्वल टू 18 electron, and if it is 18 then we'll say it follows 18 electron rule, if it is not then we'll say it does not follows 18 electron rule। अगर हम इसका वास्कास कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेके चले, जो मैंने आपको बताया था कि ये कैसा है 16 इलेक्ट्रॉन डोनर, वो अगर हम कंफर्म करें तो इरिडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इरिडियम कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, कोबाल्ट 3d74s2 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके 9, ये कौन सा लिगेंड है, न्यूट्रल ना, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2, 2 की कितनी हो जाएगी 4। कार्बोनिल कैसा है, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2, क्लोरीन की टर्मिनल पे 1, टोटल कितना हो गया 16, कंफर्म कर लो 16 ही बन रहा है ना। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन रूल फाइंड करते हैं। मतलब मैंने आपको ये सिखा दिया कि मतलब अभी तक जितना हमने पढ़ा है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर आपको लिगेंड्स का पता होगा ना, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन जो है, ये तो बस सीधा फॉर्मूला ही लगाना है, पर अगर आपको इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन नहीं पता ना, तो फिर आप ये सब नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक एटलीस्ट हर स्टूडेंट देख के रखो लेक्चर, ठीक है। 1, 2 और 3 जो पहले 3 लेक्चर है, दे आर मोर इम्पोर्टेंट, उसके बाद तो फॉर्मूलाज है वो आप कर लोगे। तो ये हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल था कि सिंपल मेटल और इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करो, 18 बनता है, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, अदरवाइज नॉट। फिर मैंने आपको बताया था, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, वीडियोस में देखना, सॉल्व करना क्वेश्चंस को। फिर मैंने आपको बताया था आइसोलोबल एनालॉजी क्या होता है, क्या होता है, सेम इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन होना। अगर हम बात करें CH2, और उसमें मैंने आपको बताया था, अगर मेन ग्रुप 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल फॉलो करता है ना मेन ग्रुप, तो अगर हमारे पास मेन ग्रुप में ऑक्टेट रूल लगता है, तो ट्रांजिशन मेटल्स में क्या लगता है 18, तो 8 इज आइसोलोबल विद 18, ये साइन किसका है, आइसोलोबल का। अगर हमारे पास यहाँ 8 है और वहाँ 18 है, तो वो आइसोलोबल। अगर यहाँ 7 है, यहाँ 17, दो आइसोलोबल, 6 आइसोलोबल विद 16, 5 with 15 and so on. Okay, so if I say I have a CH2 system and I have iron tetracarbonyl, तो मुझे बताओ इसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स 6 या 4, हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन के 2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। आयरन की इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयरन के 4, कार्बोनिल्स के 8, टोटल 60, तो 6 is isolobal with 60, तो this way you have to solve it। ऐसे ही अगर हम CH3 की बात करें, क्या मैम दोबारा बताना एग्जांपल। देखो सर ने आपको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉन टोटल कैलकुलेट कर लेना है और इस कॉम्प्लेक्स का भी टोटल कैलकुलेट कर लेना है। टोटल कैसे कैलकुलेट करोगे, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं, हाइड्रोजन के 1 होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 2, टोटल कितना हो गया 6। वहां पे आयरन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8, एक कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है 2, तो 4 कार्बोनिल्स कितने देंगे 8, तो उसका टोटल कितना हो गया 16। 6 मेन ग्रुप का है, 16 ट्रांजिशन मेटल्स का है, तो वो दोनों 16 उसका है ट्रांजिशन मेटल्स का, तो दोनों आपस में
आइसोलोबल। स्वर में क्लियर हुआ? यस मैम। ऐसे ही चेक करो ये दोनों आइसोलोबल है या नहीं। CH3 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 7 और मैंगनीज पेंटाकार्बोनिल 17। तो दिस इज आइसोलोबल। यस और नो? ठीक है, आइसोलोबल एनालॉजी के बाद हमने क्या किए थे? बोरेन्स। बोरेन्स स्टार्ट हो गया था, तो बोरेन्स में हमने क्या पढ़ा? ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंसेप्ट रह गया बीच में। कौन सा? ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की। वो तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो जैसे, हाँ ठीक है, जैसे ये वास्कास कॉम्प्लेक्स की अगर मैं एग्जांपल लूं तो इसमें हमारे पास इरिडियम की हमें फाइंड करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इसकी मान लो X है प्लस कितने ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है? 2। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन पे चार्ज कितना होता है? मतलब जो भी सीखा ना फॉर्मल चार्ज कैसे फाइंड करते हैं वो सब आपने यहाँ फिल करना है। तो वो 0 प्लस कार्बोनिल 1 प्रेजेंट है, फॉर्मल चार्ज कार्बोनिल पे 0, क्लोरीन भी 1 प्रेजेंट है, फॉर्मल चार्ज -1। दिस इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स दैट इज 0। X वैल्यू कितनी आ जाएगी? +1। ठीक है ना? ऐसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं। मुझे याद दिलाना कि जो आपके बोरेन्स है ना उसमें मुझे एक टॉपिक करवाना है आपको, ठीक है? मतलब बोरेन्स में मैंने करवाया आपको सारा, पर उसमें एक चीज मिस हो गई थी, ठीक है? तो वो ट्यूसडे को हमने पहले वो करनी है, फिर बाद में आगे स्टार्ट करें, ठीक है? हाँ, तो वेट्स नॉमेनक्लेचर हमने किस किस के लिए किया था मुझे पहले ये बताओ। कहाँ कहाँ वेट्स नॉमेनक्लेचर किया था? फॉर मेटल कार्बोनिल्स, फॉर बोरेन्स एंड फॉर जिंटल आयंस, है ना? एंड फॉर जिंटल आयंस। मेटल कार्बोनिल क्या हो गया? जिसमें मेटल का क्या हो? कार्बोनिल के साथ बॉन्ड, तो उसको हम मेटल कार्बोनिल्स बोलते हैं, है ना? तो ऐसे मेटल कार्बोनिल्स में हमने क्या सीखा था कि इसका नाम कैसे दे इसको, ठीक है? जैसे हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में नेम देते हैं, वैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिसके बेसिस पे हम बोलेंगे कि ये स्ट्रक्चर का नाम ये है, इस स्ट्रक्चर का नाम ये है। और हमारे पास जैसे नेम क्या क्या हो सकता है? स्टार्टिंग से बताओ। सुपर क्लोजो, इट कैन बी हाइपर क्लोजो, देन क्लोजो, नीडो, एराक्नो, देन हाइपो एंड क्लेडो। ये था। तो हमें देखना है कि कोई भी रैंडम कॉम्प्लेक्स आ जाए हमारे पास, हमें ये देखना है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे उसका नाम क्लोजो होगा, नीडो होगा या एराक्नो होगा। आज तक एग्जाम में सिर्फ यही आए, मतलब आंसर यही था इन तीनों में से। तो ध्यान रखना है, ठीक है? कि बाय चांस अगर आपको कोई और ऑप्शन बन रहा है तो एक बार फिर भी कंफर्म कर लेना कि बिकॉज आज तक अभी आया ही नहीं बाहर से इन तीनों में से, ठीक है ना? अब तो मेटल कार्बोनिल्स जैसे हमारे पास हो गया इरिडियम 4 कार्बोनिल 12। हमें सीखना है कि इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या इसकी हमारे पास नेम क्या आएगा इसका। तो पहला स्टेप बताओ, कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मुझे बताओ कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके? कैसे कैलकुलेट करोगे? 4 इरिडियम प्रेजेंट है तो कितने हो जाएंगे? 4 × 9 36। इरिडियम के 9 होते हैं ना, ठीक है? कार्बोनिल कितने प्रेजेंट है? 12, तो कितने हो गए? 12 इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई करो अपेक्षा? कार्बोनिल इज अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो कितना हो गया? 24 टोटल। ठीक है, टोटल हमारे पास 60। अच्छा, अब इसमें और क्या करना है? ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड, कैलकुलेट पॉली इलेक्ट्रॉन काउंट। पॉली इलेक्ट्रॉन काउंट का फॉर्मूला टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस 12 into n, where n stands for number of metals, ठीक है? तो ये कितना हो गया? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 60 माइनस 12 इंटू n वैल्यू कितनी है? 4, तो ये कितना हो गया? 48। 60 माइनस 48 12, तो ये हमारे पास 12, ठीक है? लास्ट स्टेप क्या है इसमें? डिवाइड पॉली इलेक्ट्रॉन काउंट बाय 2, तो दिस विल बिकम 12 by 2 6। लास्ट स्टेप, कन्वर्ट, ये इसको ना हम x बोल देंगे, कन्वर्ट x इन द फॉर्म ऑफ n, ठीक है? कि x इज इक्वल्स टू n+1 है, n+2 है या n+3
3 है। अवंतिका क्या है? x की वैल्यू बताओ फिर आप। x की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू कितनी है? क्या लिखा था यहाँ पे? n मैंने बताया था n इज नंबर ऑफ मेटल्स, तो n इज 4 है ना। तो मैं इसमें कितना डिजिट ऐड करूं कि 6 बन जाए? हाँ 2 है ना, तो यहाँ पे हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। अगर n, तो मतलब ये क्या बन रहा है? x इज इक्वल्स टू n प्लस 2 बन रहा है ना ये हमारे पास। अगर वो n प्लस 1 बनता है तो क्लोजो, 2 है तो नीडो, 3 है तो अराकिनो। इन सब के लिए आप देख लेना क्या क्या है। तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि मेथड क्या है मेटल कार्बोनेट्स में उसका नॉमेनक्लेचर करने का, ठीक है। ऐसे ही बोरेन्स का क्या था? बोरेन्स में कन्वर्ट द बोरेन्स इनटू व्हाट? BnHn फॉर्म, राइट। तो हमारे पास अगर BnHn 2 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव, क्लोजो के लिए प्लस था, यस मैम। क्लोजो के लिए नेगेटिव था, बस हम उसी के लिए लिखेंगे BnHn 4 नेगेटिव, BnHn 6 नेगेटिव, तो ये क्लोजो हो जाएगा। दिस विल बी नीडो, दिस विल बी अराकिनो, ठीक है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है। मान लो हमारे पास B5H9 दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना है? इन दोनों को सेम करना है, N की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे हो सकता है? अगर यहाँ B5 है तो यहाँ पे भी H5 कर दो। उसके लिए कितने हाइड्रोजन रिमूव करने पड़े मुझे? 4। तो ऊपर अगर मैं 4 प्लस रिमूव कर दूं, हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में जाएगा ना, तो अगर 4 प्लस रिमूव कर रहे हैं पीछे क्या छोड़ेगा? 4 माइनस, ये बन गया आपका BnHn 4 माइनस, दैट इज नीडो, ठीक है। जिंटल आयंस क्या होते हैं? मेक द क्लस्टर्स। क्यों बोलते हैं? जिंटल आयन इज द क्लस्टर ऑफ मेन ग्रुप। क्लस्टर मतलब जिसमें एक से ज्यादा मेटल मेटल बॉन्ड बने, तो जो मेन ग्रुप का क्लस्टर है जिसमें मेन ग्रुप के एक से ज्यादा मेटल मेटल बॉन्ड बन रहे हैं, दैट इज योर जिंटल आयन, ठीक है। जैसे कि SbF5 चार्ज 2 माइनस, तो इसमें एंटीमनी के मेटल मेटल बॉन्ड ज्यादा हो जाएंगे ना, एंटीमनी और एंटीमनी के बीच में ज्यादा बॉन्ड्स आएंगे, है ना। एक से ज्यादा ही होंगे ना, 5 एंटीमनी प्रेजेंट है इकट्ठे, ठीक है। तो यहाँ कैसे कैलकुलेट करते हो? सबसे पहला क्या था स्टेप? कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्टेप 1 इज कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंटीमनी 5, एंटीमनी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन 5, नाइट्रोजन फैमिली में ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो 5 into 5 एंटीमनी प्रेजेंट है ना, तो 5 एक की इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 5 एंटीमनी है, एक की इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितनी है? 5 ही है ना, तो टोटल कितना हो गया? 25। ऊपर चार्ज कितने हैं? तो मैं ऐड करूंगी, -2 है तो यहाँ हम ऐड करेंगे, कितना हो गया? 27। उसके बाद क्या था? कन्वर्टेड इनटू 4n + 2 4, इस तरह से। अगर तो ये 4n + 2 आएगा तो क्लोजो, 4n + 4 आएगा तो नीडो, 4n + 6 आएगा तो अराकिनो, ठीक है। कितना आ रही है? 4n कितना है? 5। मतलब ये मैंने रैंडमली कोई भी ले लिया था, इस पे चार्ज कुछ और होगा, ठीक है। समझ रहे हो? ये मैंने अपनी तरफ से, मुझे लगा आ जाएगा इसका, पर ये चार्ज 2 आ गया ना। टोटल इलेक्ट्रॉन का 27 नहीं होगा, 20 + 2 6 यार, -1 कर दे। तो अगर हम इसको -1 कर दे तो यहाँ ऐड कितना करेंगे? +1, ये कितना हो जाएगा? 26, है ना। तो ये हो जाएगा इसमें 4 into n वैल्यू कितनी है? 5 + 6 26, तो 4n + 6 है तो अराकिनो हो जाएगा। इसके बाद क्या क्या था? मेटल रिहीलियम का क्लस्टर, है ना। क्या था उसमें? डेल्टा डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है रिहीलियम रिहीलियम के बॉन्ड के बीच में। सारी तो नहीं होगी आज करेगा। रिहीलियम के बीच में और रिहीलियम के बीच में 4 बॉन्ड प्रेजेंट है।
सिग्मा पाई पाई देन डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें मेन हमारे पास क्या था, डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सी ओवरलैपिंग से होगा, इसमें कौन सी है, फेस टू फेस तो है, कौन से डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, डी, हाँ सही बोल रहे हो, नहीं दो होते हैं एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, पर इसमें कौन सा है डी एक्स वाई डी एक्स वाई, ठीक है। और इसका एमओटी कैसा बनता है, सिग्मा पाई पाई डेल्टा देन डेल्टा स्टार पाई पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। तो फिर इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे और उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करोगे, ठीक है। टाइम कितना हुआ है, आज हम इतना ही करते हैं, मैं एक कंटिन्यूसली बोल रही हूँ तो मेरे जॉब में अब दर्द होने लग गया है। अभी ना जितना हमने ओएमसी किया है, ठीक है, सबसे ज्यादा मैंने उनके लिए रिवाइज करवाया जिनका लेक्चर कुछ भी नहीं लगे स्टार्टिंग से, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, आई थिंक मेटल कार्बोनेट्स की बैक पाई बॉन्डिंग है ना, और उसके बाद तो रिएक्शंस ही है, ठीक है। तो आपके पास रिहीनियम का आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा, कोई डाउट हुआ तो मुझसे पूछ लेना, इफ रिक्वायर्ड मैं आपकी शायद अलग से एक रिविजन क्लास रख दूंगी न्यू स्टूडेंट्स की अगर चाहिए तो, ठीक है। पर जितना मैंने आज के लेक्चर में आपको करवाया है दैट इज मोर देन इनफ, बट ये है मेरी तरफ से एफर्ट्स हो गए हैं कंप्लीट, आपकी रिवीजन मैंने करवा दी है। ऑनलाइन भी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, ठीक है, अब भी अगर आप वीडियोस नहीं कवर करके देखोगे तो फिर वो लॉस होगा आपका। और मैं इतना प्रेशर इसलिए डाल रही हूँ ओएमसी पे क्योंकि 30 मार्क्स की आने वाली है, ठीक है। तो आपके हाथ में है, अब मैंने पूरा आपको करवा दिया है कंप्लीट। इतना आसान चैप्टर पूरी केमिस्ट्री में कोई भी नहीं होगा, ठीक है। फ्री के नंबर मिल रहे हैं इसमें से आपको, कोई भी इतना आसान चैप्टर नहीं है, बिकॉज वो चीज आई थिंक देयर वाज अ गर्ल प्रतीक शी सेड मुझे ओएमसी में प्रॉब्लम आ रही है, आज तक कभी कोई ऐसा बैच नहीं था जिसको ओएमसी में प्रॉब्लम आए, बिकॉज दिस इज सो डैम इजी, ठीक है। आपको करना ही कुछ नहीं है, आपको सिर्फ लीगेंड का और मेटल का फॉर्मल चार्ट, अगर पहले 3 लेक्चर आपको आते हैं ना अच्छे से, ठीक है, ऑन योर टिप्स, तो उसके बाद वाले लेक्चर में तो मैथ्स है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैलकुलेट करना है, बोरेंस के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए आपको, वो फॉर्मूला लगाओगे तो आपको आंसर मिलेगा। उसके बाद तो आपकी बेसिक कैलकुलेशंस हैं, नथिंग एल्स, okay, so just I'm again and again emphasizing on this thing that just go and watch the first 3-4 lectures, वो अगर आपको आते हैं तो आप मेरे बिना जितनी आप जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, यू डोंट नीड मी लाइव हियर, ओके, सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस देख के भी आप कर सकते हो। आपने कौन सी क्लास से स्टार्ट किया था, रिहीनियम वाले से, है ना। आपको प्रॉब्लम आ रही है ओएमसी में, मैम काफी तो कवर कर लिया है, जैसे आपने आज बताया फॉर्मल चार्ज, हाँ। 2-3 मिनट तो वही चीज है, तो नहीं आई ना प्रॉब्लम, या आई नहीं, तो वही चीज है। जिन्हों जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी अभी अटेंड कर रहे हैं, अगर आपको आ रही है प्रॉब्लम ओएमसी में तो उसका रीजन ये आपने वीडियोस नहीं देखी है पहले दिन, ठीक है, वो वीडियोस देखो और फिर साथ साथ में आगे रिवाइज करो। एंड जिस तरह से मैं बोलती हूँ क्लास में यहाँ खड़े होके, ठीक है, इफ आई एम मेकिंग यू रिवाइज विदाउट ओपनिंग दिस नोटबुक, ये चीज आप ऐसे सोचो कि हमें भी ऐसे याद होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज एग्जाम मैंने नहीं देना, मेरे टिप्स पे होने से देखो मेरे को पढ़ाना है, तो मैं कॉपी खोल के पढ़ाऊं बंद करके पढ़ाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे उस पे, है ना। मुझे यहाँ पे आके सिर्फ बोलना है। इस तरह से टिप्स आप मतलब इस तरह से आपकी टिप्स पे होनी चाहिए चीज, बिकॉज आपको वो अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, ठीक है। सो जस्ट कमिंग हियर एंड लिसनिंग टू द लेक्चर, अंडरस्टैंडिंग इट एंड जस्ट गोइंग होम बैक वंस और ओपनिंग द बुक और उसी दिन रिवाइज करके बुक बंद कर देना, उससे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। यू विल, ये वो सिर्फ एक मेंटल सेटिस्फैक्शन देगा आपको कि हमने आज घर जाके आज का काम कर लिया, दैट्स इट, हमारा काम खत्म। उससे एग्जाम नहीं क्लियर होने वाला, आई एम टेलिंग यू। एग्जाम क्लियर तब होगा जब आपकी चीजें टिप्स पे होंगी, आप मल्टीपल रिवीजन फॉलो करोगे। मल्टीपल रिवीजन मीन्स कि अगर आपके 14 लेक्चर हो गए हैं, ठीक है, और आज 14th लेक्चर अगर मैंने करवाया है तो आपको पिछले 14 के 14 लेक्चर अच्छे से आने चाहिए। You do not have to watch the videos again and again. वीडियो सिर्फ एक बार देखो। जो स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं ना कि वो वीडियो 2-2 बार देख रहे हैं, वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। वीडियो एक बार देखो, उसके अच्छे से नोट्स बना लो कॉपी पे,
वीडियो में कुछ नहीं समझ आ रहा तो उसको रिवाइंड करके देखो, ठीक है। फिर भी नहीं आ रहा तो अगले दिन क्लास में आके डाउट पूछो, पर वीडियो एक ही बार देख के खत्म करो, उसके नोट्स बनाओ अच्छे से। अगले दिन दूसरी वीडियो देखो, उसके नोट्स बनाओ, तीसरे दिन वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, और फिर तीसरे दिन कॉपी में से पहला, दूसरा, तीसरा इकट्ठे तीनों लेक्चर रिवाइज करो। दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल रिविजन। फोर्थ वीडियो देखो, फोर्थ डे, फिफ्थ वीडियो देखो, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सिक्स्थ वीडियो देखो, फिर सिक्स्थ डे फर्स्ट से लेके सिक्स्थ तक के जो लेक्चर कॉपी में लिखे हुए हैं, कॉपी से फिर से रिवाइज करो, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, ओएमसी पढ़ोगे, ओएमसी आएगी, कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन आएगी, बायोइनऑर्गेनिक करोगे, बायोइनऑर्गेनिक भी समझ आ जाएगी। जब पेपर आएगा सब साफ हो जाएगा, ठीक है। और वो वहां तक याद रखना है, 5 महीने तक याद रखना है, जब भी एग्जाम आएगा वो याद वहां उस दिन तक तब रहेगा जब आप बार बार रिवाइज करोगे, राइट। एक बार पढ़ने से कभी कोई पाठ याद नहीं होता ना, ग्रैंड पेरेंट्स को भी, उन्होंने भी पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा, तब जाके मुंह जुबानी याद रहता है, ठीक है। तो मल्टीपल रिवीजन करनी है, एंड अगेन मैं आपको नहीं समझा सकती हूँ ये चीज, ठीक है। तो अभी अपने माइंड में फिट कर लो, वो एमसी इंपॉर्टेंट है, 30 लेक्चर का 30 मार्क्स का आएगा, सबसे आसान है। क्वांटम भी 30 मार्क्स की आएगी, पर वो इतनी आसान नहीं होने वाली है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन भी 30 मार्क्स की आएगी, वो भी आसान नहीं है इतनी जितना ये आसान है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लो, ओके। आपको डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से किसी को कोई? नो मैम। ठीक है, आई एम एंडिंग द क्लास।